Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 2 for class 10th in economics section, sectors of Indian economy. जैसे कि आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसलिए उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर हमारे इंडस्ट्रियल से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है। और टर्शियरी सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको जो भी सर्विसेज मिलती हैं, इस वजह से आप उसको सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम। सर्विस सेक्टर में जो वर्कर्स होते हैं वो किस टाइप के कंडीशंस में वर्क करते हैं, तो उनके 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो होते हैं जो किसी फर्म के अंडर या ऑर्गेनाइज किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर वर्क करते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड ऐसे वर्कर्स जो आपको किसी सिर्फ इंडिविजुअल अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसी में आगे आता है कि आपको जो सर्विसेज दी जाती हैं उनका जो बेसिस होता है ओनरशिप, मतलब कि किस टाइप के ओनर वहाँ हैं या किसका उस पर मालिकाना हक जिसे हम कहते हैं वो है। तो फर्स्ट इज पब्लिक एंड सेकेंड इज प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है वहाँ, वो सेक्टर्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं और गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज़ को फॉलो करके हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप है वो आपके इंडिविजुअल या किसी पर्सन की खुद की सर्विसेज होती हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये दोनों सेक्टर्स हमारे, ये दोनों सर्विसेज हमारी ओनरशिप बेसिस पे आती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आगे नेक्स्ट इस पिक्चर में आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि आप सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी सर्विस, किस किस सर्विसेज को आप इंक्लूड करते हैं। वो है आपकी जैसे बैंकिंग सर्विसेज, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी। ये सर्विसेज आप अपने बैंक से आपको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप अपने किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट आपका आता है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कि आप किस तरह से अपने गुड्स और सर्विसेज को अलग अलग जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं, और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ हर सेक्टर के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमें पढ़ना होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्शन जो एक पूरे साल में, एक पूरी ईयर में एक कंट्री के तीनों सेक्टर्स में किया गया हो, वो प्रोडक्शन हमारा जीडीपी कहलाता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। आपके पास जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्शन आता है, आपने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रोडक्शन आपने प्रोड्यूस किया है, उसका जो टोटल है वो आपका यहाँ पे जीडीपी में इंक्लूड होता है। एंड सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव जीडीपी ऑफ द कंट्री। और इन तीनों सेक्टर्स का जो सम है, इन तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका जो टोटल है वो आपका जीडीपी कंट्री का कहलाता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये आपका वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं जो आपके एक साल में किसी पर्टिकुलर कंट्री में प्रोड्यूस किए गए हैं। जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और जीडीपी के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर आपकी जीडीपी अच्छी है तो आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, आपकी रिच कंट्री है, और अगर आपकी जीडीपी लो है तो आपकी कंट्री अभी रिच नहीं है, वो पुअर कंट्री में काउंट की जाती है। तो थ्रू द जीडीपी हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी का पता लगा सकते हैं। मीजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री with the help of various government departments of Indian states and union territories। आपका जो जीडीपी है इसको मीज़र करने का जो वर्क है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है उसका एक डिपार्टमेंट होता है जीडीपी मीज़रमेंट करने के लिए, और उस मिनिस्ट्री के अंडर में वो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट के साथ इकट्ठा होके, मतलब एक इनके जॉइंट वेंचर या हम कह सकते हैं कि जॉइंट पार्टिसिपेशन से ये जीडीपी जो है वो काउंट की जाती है। हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स
3 स्टेजेस। आगे हम देखते हैं कि हमारे जो ये स्टेजेस हैं इनमें या हमारे जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह से हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं। आप आफ्टर ऑब्जर्विंग द चेंजेस दैट हैव कम इन द डेवलपमेंट पैटर्न्स ऑफ द सेक्टर, इट हैज़ बीन फाउंड दैट जैसे जैसे हमने देखा है कि हमारा जो डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है तो हमारे जो सेक्टर्स हैं उनका पैटर्न भी चेंज हुआ है। और वो किस तरह से पाया जाता है? इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है। As the methods of farming change and agriculture sector being to prosper, it produced much more food than before and many people could take up many other activities which led to the increase in number of activity। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे जो फार्मिंग मेथड्स चेंज हो गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा बहुत प्रॉस्पर बन गया है, मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट जिसमें आ चुका है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने लगे हैं पहले की तुलना में, और अदर एक्टिविटीज़ में भी लोग इंक्लूड होने लगे हैं, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लोगों की बढ़ गई है। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, hence most people were employed in this sector। और इस तरह से हम नेचुरल सेक्टर से गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे हैं तो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की आपके यहाँ पे वो भी बढ़ने लगा है। second stage में over a long time, more than 100 years or so, because new method of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding। आपके जैसे हम सेकेंड स्टेज में बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में कि हमारी जो इंट्रोड्यूस हुई है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनका फैक्ट्रीज, इनका जो मेथड है वो चेंज हो गया है, बढ़ गया है। people being to work in factories in large number and also people started using factory goods in large number as they were cheap। हम लोग क्या करने लगे हैं, पहले जो काम हम हाथ से करते थे अब उन्हें हम मशीन से करने लगे हैं, और एक बार मशीन से किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है तो वो ज़्यादा आता है, ज़्यादा का नंबर्स में होता है, चीपर होता है, हमारे लिए सस्ता होता है, तो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ने लगी है, इससे भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। Secondary sector gradually became the most important in the total production and employment। There was a shift and the importance of the sectors also changed। आपका जो टोटल प्रोडक्शन है या आपका जो एम्प्लॉयमेंट है सेकेंडरी सेक्टर के बढ़ने से वो दोनों चीज़ें आपकी बढ़ने लगी हैं, और यहाँ पे जो लोगों का इम्पोर्टेंस है, जो लोगों की ज़रूरत है वो भी शिफ्ट हो गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हम प्रोड्यूस गुड्स पे अब ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। Third stage, in the past 100, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in the developed country। The service sector has become the most important in terms of total production। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज में जो शिफ्ट हुआ है आपका सेकेंडरी टर्ची स्टेज में, तो ये मोर जो आपका जितना भी प्रोडक्शन है ये सर्विस सेक्टर के अकॉर्डिंग होने लगा है कि जितनी अच्छी सर्विसेज आप देंगे आपकी उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट होगा। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्ची सेक्टर इन प्रोडक्शन, यहाँ पे आता है ओवर 30 ईयर्स बिटवीन 1973 एंड 2003 प्रोडक्शन इन द टर्ची सेक्टर हैज़ इंक्रीज द मोस्ट and it's emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ रहे हैं, हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो लास्ट 30 ईयर्स से अब तक हमारा जो टर्ची सेक्टर है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी सर्विसेज बहुत बढ़ गई हैं, और प्राइमरी सेक्टर के लिए ये रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि अब हमारा जो वर्क है वो अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ना रह के हम सर्विस बेस्ड हो चुके हैं, हमारी सर्विसेज बढ़ने लगी हैं, तो टर्ची सेक्टर का हमारे प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल होने लगा है। रोल ऑफ टर्ची सेक्टर इन इंडिया, transition shows level of country development, it improve specialization but it's better to avoid extending service part in economy over 40 to 50% of GDP। यहाँ पे आपने देखा कि जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो इम्प्रूव हो रहा है, हमारी डेवलपिंग कंट्री से अब हम डेवलप की ओर जा रहे हैं, और हमारा जो
स्पेशलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छा हो गया है। तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है, अब उसमें 40 to 50% इंक्लूड है सर्विस सेक्टर का। इकोनॉमी में जो जीडीपी आती है, हमने पढ़ा था कि एक साल के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर से, उसका सम, उसका जो टोटल है वो जीडीपी का है। तो अब जो आपका सर्विस पार्ट है उसका सबसे ज़्यादा परसेंट यहाँ पे जीडीपी में आने लगा है। ऐसे आप इसे ग्राफ में समझ सकते हैं कि अप्रैल एंड जून का ये 2005 और 2006-07 का ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो किस तरह से बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ रही है वो है आपकी सर्विसेज सेक्टर्स में। Where are the most of the people employed and why? The primary sector employs the largest number of people in India. It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं कहाँ पे जॉब्स करते हैं। तो पहले हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट उन्हें कहाँ मिलता था? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के साथ साथ उसकी और एलाइड एक्टिविटीज़ भी जुड़ी ही होती हैं। तो सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट आपको मिलता है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में मिलता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, it is a situation where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन है कि लोग यहाँ पे काम तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी पोटेंशियल नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे पाते। इफ़ few people move out it will not affect the production. और यहाँ पे अगर कुछ लोग उस वर्क को छोड़ भी देते हैं तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। It is hidden in contrast to the open unemployment where a person is clearly visible without job। और ये एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में किसी भी पर्सन का जो जॉब है वो विजिबल ही नहीं है, और वो विदाउट जॉब भी विजिबल हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी जॉब में दो लोग लगे हुए हैं किसी प्रोडक्शन में, और अगर एक को हटा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन वही रहता है। तो जो सेकेंड पर्सन है उसका जो जॉब है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसे हम डिसयूज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर किसी फार्मर के 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और चारों फैमिली मेम्बर्स एक खेत पे काम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, और उनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो सपोज 4 क्विंटल वीट होता है। और अगर उसी 4 फैमिली मेम्बर्स में 3 लोग और ऐड कर दिया जाता है, मतलब टोटल 7 मेम्बर्स अगर उसी एक खेत पे टोटल प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, और तब भी उनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 क्विंटल ही निकलता है, तो दैट मीन्स कि जो 3 लोग लगे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट हिडन और डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। This underemployment also happens in the other sectors. For example, there are thousands of casual workers in service sector in the urban areas as painters, plumbers, repair person, etc. और इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बहुत देखने को मिलता है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत वर्क करने लग जाते हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। नरेगा, इसी में अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास किया गया था। इस 2005 के इस एक्ट के थ्रू ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया एक मिशन है। यहाँ पे आपको जो लॉ मिला हुआ है वो है कि राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कि लोगों को काम करने के लिए या लोगों को जॉब देने के लिए ये नरेगा स्कीम स्टार्ट की गई है। All those who are in need of work will get guaranteed 100 days work, and if the government fails to do so it will give unemployment allowances to them। यहाँ पे लोगों को जॉब करने के लिए 100 डेज की गारंटी जॉब स्कीम दी जाती है कि 100 दिन आप लगातार काम करेंगे, और अगर गवर्नमेंट उनसे वो काम नहीं करवा पाती तो उन लोगों को अलाउंसेस भी दिया जाता है। द वर्क विल ऑफ द टाइप विच विल इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। और जिस टाइप का यहाँ पे वर्क किया जाता है, जिस तरह का नरेगा स्कीम में वर्क दिया जाता है, उसमें ऐसा होता है जो हमारे इंडिया में हमारी कंट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। If any query occurs, please message me or comment me in the comment section. Thank you. Have a nice day.